अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। 14 अगस्त को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डेटा हैक हुआ था, जिसमें जो टैक्स पेयर्स हम जैसे लोग हैं उनका जो डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब को 10 दिन लगे थे। 24 अगस्त को उन्होंने जो चेयरमैन है और जो रिलेटेड जो लोग थे उनको अपने ओहदों से निकाला था, और 15 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस आया है जिसने काफी तहलका मचाया हुआ है। हम इसको डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि क्या चीज जो है वो डुएबल है, क्या नहीं है। आई एम वेरी ग्लैड कि हमारी जो आज पैनलिस्ट हैं वो शब्बर जैदी साहब हैं, जो फॉर्मर चेयरमैन थे पीआर के, जिनको बड़े चाव से मेरा ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लेकर आए थे, और हारून अख्तर खान साहब हैं। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ही वॉज द एडवाइजर ऑन रेवेन्यू टू नवाज शरीफ गवर्नमेंट एंड देन लेटर टू शाहिद खाकान अब्बासीज गवर्नमेंट, और वहीद शहजाद भट्ट साहब हैं, टैक्स लॉयर हैं। जरा सा टंग इन चीक बोलते हैं अबाउट टैक्स सपोज्ड रिफॉर्म्स, ही चैलेंजेस देम वेरी इफेक्टिवली। और स्टूडियो में हमने सुहेल सरफराज साहब को भी दावत दी है, जो बीट रिपोर्टर हैं, टैक्स के मैटर्स को डील करते हैं फॉर बिजनेस रिकॉर्डर, एंड ही इज बीन डूइंग इट फॉर डेकेड्स। आई थिंक 2-3 डेकेड से तो ये कर रहे हैं। आई विल स्टार्ट विद शब्बर जैदी। शब्बर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या आपने हार मान ली थी एंड में बिकॉज थिंग्स weren't मूविंग फॉरवर्ड और आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, या सुना है कि आपके जो इंटरनल जो बिकॉज यू वर एन आउटसाइडर, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस थी। बाज लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर इशरत हुसैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे थे, उनकी आपको बड़ी रेजिस्टेंस आ गई थी। व्हाई डिड यू लीव? अगर आप उससे आपने जो 3 बातें की है ना जी, वो 3 बातें ठीक है। ओके। पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की या किसी और इदारे की सपोर्ट नहीं थी। मैं शायद वाहिद आदमी था जिसको बहुत ज्यादा एक्सेस थी तमाम जगह पर, और उनकी मुझे पूरी सपोर्ट थी। कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी किसी बात को ना नहीं किया। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान में मुझे वहां जाके ज्यादा अंदाजा हुआ, मुझे पहले अंदाजा था मगर मुझे वहां जाके ज्यादा अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक हर तरह के माफियाज के अंदर में काम कर रहा है, और कोई भी आदमी जो माफियाज से लड़ने के लिए जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, मैं कहता हूँ वो भी एक जंग कर रहा है, वो उन माफियाज से लड़ने के लिए उसको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। वैसे ताकत में मैं इससे खौफजदा नहीं था कि मेरे पास ताकत नहीं थी। मैं जो जिस चीज से खौफजदा हुआ वो 2 चीजें थी। पहले मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ, और मैं उसकी मुझे बड़ी शदीद शिकायत है, वो है प्रेस। जो हमारा प्रेस है, जो हमारे जैसे लोग हैं जो प्रोफेशन से जाते हैं और जिनका सारा उनके पास सिर्फ एक ही एसेट है, वो अपना इज्जत और नाम होती है। तो जब जो प्रेस है उसने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मेरी शायद अगर आप मेरी उस टाइम को देखें, मैं शायद सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चेयरमैन था। मेरी हर एक ही वक्त को उल्टा सीधा लिखा जाता था और चीजें को गलत अगर प्रेजेंट किया जाता था। मुझे उस प्रेस के प्रेशर ने परेशान कर दिया। दूसरी बात ये थी कि उसमें जो मुझे परेशानी थी वो ये थी कि मुझे एक बहुत बड़ा, जो आप भी आपस में बात कर रहे थे, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था आईटी का, जो कि $400 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें आईटी का प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। जब मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में गया और जब मैं ट्रैक एंड ट्रेस के इम्प्लीमेंटेशन में गया, तो मैंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में अब अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, मेरा ये व्यू है, कोई भी इंसान कोई भी चीज गुड फेथ में करेगा तो वो अपनी रिटायरमेंट के बाद या अपने कैरियर के बाद किसी न किसी अदालत में किसी न किसी बहाने खड़ा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट करूं। मैंने बिल्कुल साफ साफ प्राइम मिनिस्टर साहब को कह दिया था कि मैं इस आईटी प्रोजेक्ट में कोई अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने ट्रैक एंड ट्रेस में वो चीज देख ली थी, और मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमारे माफियाज है वो। तीसरी बात जो है वो आपने बिल्कुल सही कही कि मेरा शदीद इख्तलाफ था एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के ऊपर। मैं आज भी बड़े बवांगे दोहल कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर टैक्स सिस्टम को सही करना है तो आपको पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस लानी पड़ेगी।
اور اگر آپ پاکستانی ریونیو سروس نہیں لائے تو نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایک میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے. ہم نے اکتوبر 2019 میں ایک FBR کا پلان فار ریسٹرکچرنگ اپروو کر دیا تھا, اور اس کے اوپر شدید مزاحمت ہوئی فرام دا بیوروکریسی سے اور فرام دی تمام سسٹم سے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز ہو. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور سب سے آخری جو چیز ہے جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے اور جن مافیاز کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا, وہ دو فیکٹر ہیں. ایک ہے جو ہمارے ریٹیلر, آڑتی اور یہ دکاندار ہیں, یہ پاکستان میں کمپلیٹ بلیک میلر مافیا ہے, اس کو سٹر پاور کہتے ہیں. دوسرا مافیا میرے دوست شہباز بٹ صاحب بیٹھے ہیں. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ٹیکس کے ایڈوائزر فورم والے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی بھلائی کے ساتھ نہیں چلتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز پاکستان کے لیے اچھی ہے, کیا چیز پاکستان کی. تو یہ سب چیزیں مل ملا کے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے باہر آ جانا چاہیے. Okay, before I give Wahi Shahzad Bhai a chance to respond to what Shabbar Zaidi Saab said, I want to go to Harun Akhtar Khan. Your off the cuff remarks, if any, to انہوں نے جو constraints بتائی ہیں شبر زیدی صاحب نے. اور دوسری بات, دو اس کے پہلو ذرا اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایکسپینڈیچر جو ہے مور دین 0.25 ملین وچ از اے اسمال اماؤنٹ, تو اس کو اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر کرے گا تو وہ انڈمسیبل ہوگا انلیس ڈیجیٹل موڈ میں نہ پے کیا جائے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو بزنس ماڈل ہی سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ ہم چیکس لکھتے ہیں پوسٹ ڈیٹ کر کے, تاکہ وہ جو بندے سے خرید رہے ہوں اس کو ٹائم مل جائے to meet the target. That's the way most of the business operates in this country. اور دوسرا جو انہوں نے تاجروں کے بارے میں بات کی ہے, آپ اس کے اوپر بھی نادرا کا ڈیٹا شیئرنگ, اس کے اوپر بھی اگر آپ ذرا کامنٹ کر دیں. دیکھیے انجم, with all respects to Shabbar Zaidi Saab, he is a hardcore professional. جی. And highly respected when he was in the private sector. That Pakistan has had. So obviously, I mean, I can absolutely understand where he's coming from. And بلکہ میں شروع میں ایک پروگرام میں ان کے ساتھ تھا اور میں نے کہا تھا کہ ابھی آپ نئے آئے ہیں, 1 مہینہ ہوا تھا, اب آپ دیکھیں گے کہ دور سے بیٹھے ہوئے FBR چلانا کیسا لگتا ہے, اور ایکچولی اس کے چلانے میں ٹیکنیکل چیزوں کے علاوہ بہت ساری اور مسائل آتے ہیں جو انہوں نے بریفلی ڈسکرائب کر دیے. However, کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ڈفرنٹ پروفیشن سے تھا, I'm an actuary by profession turned businessman turned partial politician. جی. تو مجھے ان سب چیزوں کا احساس تھا, اور دی ادر فیکٹر از کہ میں نے ایبسولوٹلی آلویز ریفیوز کیا کہ میں ایڈمنسٹریٹولی FBR کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا, میں ایز این ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ کروں گا. تو میرا خیال ہے ہائنڈ سائٹ پہ میرا فیصلہ صحیح تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ مافیاز اور یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ FBR اتنے سالوں سے ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور سلولی اینڈ گریجولی کر رہا ہے. میں نے بہت جلدی یہ ریئلائز کیا تھا کہ اگر میں انتظار کرتا رہوں کہ یہ مافیاز کب ختم ہوں گی, اور میرے پاس ایک ایڈیشنل پاور, شبر زیدی صاحب کے پاس پاور بہت تھی, میرے پاس پاور ڈائلیوٹڈ تھی بیکاز آف ریزنز یو نو ویری ویل, بٹ میں نے اپنی اسپیس خود بنانی تھی. تو اسپیس بنانے کے ساتھ ساتھ میں کوئی بہت میجر شیک نہیں کر سکتا تھا اس ادارے کو. تو مجھے پتا تھا کہ میں نے اس ادارے کو لے کے چلنا ہے, یہی میرے پاس ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر جو مجھے اچھے افسر ہیں ان کو لے کے چلوں گا, اور مجھے پتا تھا کہ فوکس ول بی آن ٹارگیٹس اینڈ ریفارمز ول گو سائڈ بائی سائڈ. تو اس کا میں نے یہ فارمولا کیا اور اس کو پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کیا. ایک تو FBR کو اوورسی کیا اور دوسرا بزنس کمیونٹی کو سنبھالا. تیسری چیز آپ نے آرڈیننس کی بات کی ہے. دیکھیے ہم یہ ساری چیزیں اگر دو جو میں نے مینشن کی, دو ہی چیزوں پہ بات کروں گا. آئی تھنک 2 چیزوں پہ اس نے ایمفسس کیا ہے اس آرڈیننس نے, اور یہ بہت بڑا بولڈ اسٹیپ ہے بائی دس گورنمنٹ, اسپیشلی 2 years ahead of the election. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور گورنمنٹ ایسے اسٹیپس یا ایسا آرڈیننس لے کے آئے, بیکاز جب آپ عام آدمی کی بجلی کاٹتے ہیں اور گیس کاٹتے ہیں
تو وہ ایک بڑی مشکل سے گزرتا ہے اور وہ آپ کے ووٹ بینک ایروڈ ہونا شروع ہوتا ہے. سو آئی گیو کریڈٹ ٹو دس گورنمنٹ دیٹ انہوں نے یہ بولڈ اسٹیپ لیا ہے. اور ایک جو ہارشر اسٹیپ ہوتے ہیں اریسٹ کرنا اور یہ چیزیں کرنا, اس سے ہٹ کے آپ نے, میں سمجھتا ہوں یہ سافٹ اسٹیپ ہے. اور اب ضرورت آ گئی ہے کہ پاکستانیوں کو ریئلائز کرنا ہے کہ جو ٹیکس پیئر کمیونٹی ہے ان پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا, وہ آلریڈی بہت زیادہ اسکویزڈ ہے. تو یہ جو نان ٹیکس پیئر ہیں یا فائلر ہیں بٹ ناٹ ایکٹیو لسٹ میں ہیں, ان کے ساتھ یہ چیزیں کرنا لازمن ہے. اور اس گورنمنٹ نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر لیا ہے, یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مائی اونلی پرابلم از کہ یہ ڈسکریشنری میجرز ہوتے ہیں, آپ جتنے ڈسکریشنری میجرز بڑھاتے ہیں اور جتنا وہ پاور نیچے لے کے جاتے ہیں اتنی زیادہ مس یوز ہوتی ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ یہ اچھے ٹیکس پیئرز کے خلاف مس یوز نہ ہونی شروع ہو جائے اور اس کے اوپر کرپشن نہ شروع ہو جائے ایٹ دا لوور لیول. حالانکہ سینئر لیول اس میں بہت آنےسٹ لوگ لگے ہیں سینئر لیول پہ. دا لاسٹ تھنگ نادرا, اچھا یہ چیزیں پرانی چلی آ رہی ہیں, ٹریک اینڈ ٹریس کی شبر زیدی صاحب نے بات کر لی اور مجھے بھی بڑا برا ایکسپیرینس ہوا. میں 3 سال کوشش کرتا رہا, آخر میں ہم فائنل سٹیجز میں تھے کہ ہماری ٹرم کمپلیٹ ہو گئی. تو دیٹ تھنگ از ڈن. سو یہ بھی ایک بڑا بولڈ اسٹیپ ہے, انشاءاللہ یہ مٹیریلائز ہو جائے گی. اور یہ جو نادرا کی انفارمیشن شیئرنگ ہے, میرا پرسنل خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا, this is a misnomer for that. دیکھیں ٹیکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک پرسیوڈ انکم کے اوپر آپ کورٹ میں جیت نہیں سکتے. آپ اس پہ جیت سکتے ہیں کہ بندے کا بجلی کا بل کیا تھا, پراپرٹی ٹرانزیکشن کیا تھی, گیس کا بل کیا تھا, بینکنگ ٹرانزیکشن کیا ہے, تاکہ آپ کورٹ میں لے جا کے کہہ سکیں کہ بھائی اس کی 10 کروڑ کی ٹرانزیکشن تھی, ٹیکس پیئر یہ ہے نہیں ہے ٹیکس پیئر. وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں, آپ نے صرف ڈیٹا کو جوڑنا ہے مختلف جگہوں پہ جہاں اویلیبل ہے. وہ کام ایف بی آر کو کرنا چاہیے تھا بٹ وہ نادرا کر رہا ہے, پرابلی ان کے پاس الگورتھم ہے. سو اٹس اے گڈ اسٹیپ, بٹ اس کو خیال سے چلیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس میں کوئی کام نہیں ہے, اس کے اندر ہارڈ کور ایویڈنس اور ٹرانزیکشنز کا تعلق. Okay, all right. Khawatین حضرات, we have to take a short break right now. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. جی وہی شہزاد بٹ صاحب, any comments on جو شبر زیدی صاحب نے آپ کو کہا, and I would like again your views on these two جو آرڈیننس کے بارے میں نے کہا ہے about 0.25 million سے اگر زیادہ لکھیں گے تو ان کو وہ ڈیجیٹل موڈ پہ جانا پڑے گا, اور دوسری بات وہ جو ٹریڈرز کے ساتھ ایشوز ہیں. جی your comment sir. جی شبر زیدی صاحب کی تمام باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, سوائے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ ایکٹیویٹی کرتا ہے جی تو آفٹر ریٹائرمنٹ وہ کورٹ میں کھڑا ہوگا. صحیح, یہ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس سے حساب سے تو پھر پاکستان کے 6 حصے ہو گئے ہوتے, کام ہی نہ ہوتا. اور پانی کے بہاؤ میں ڈیڈ باڈیز چلتی ہیں, رجسٹ کریں اور پھر آگے اس چیز کو آپ فیس بھی کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. باقی انہوں نے مافیاز کی بات کی ہے, وہ فیکٹ ہے. جب تک آپ جو ہیڈ ہے ریونیو ڈویژن کا, اس کا جاب اور اس کا ٹینیور کو گارنٹی نہیں کریں گے, آگے کام ہی نہیں چلے گا. جب آپ ریونیو اتھارٹی بنائیں گے تو ایٹ لیسٹ منیمم ٹینیور فکس کریں. اب آپ دیکھیں اسی ریسنٹ سیٹ اپ میں یہ 6 7ویں چیئرمین ہے, اور یہ جس طریقے سے ابھی چل رہے ہیں, جو 24 اگست کو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب کی, ان کا ویسے ریٹائرمنٹ ہے 2026 دسمبر. تو یہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں کوئی پتہ نہیں ہے دسمبر 21 ہی آ جائے. اب آتے ہیں جو نیا آرڈیننس ہے, ہارون صاحب نے بات کی ہے. اب دیکھیں لوگوں کو آپ ڈرائیں کم اور ان کو بتائیں کہ ڈاکومنٹیشن آپ کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہے. ابھی جو روٹین چل رہی ہے, یہ نیکسٹ ویک میں وہ سارے جو تاجر جا رہے ہیں پوائنٹ آف سیلز کے اوپر, سمجھ رہے ہیں کہ شاید قیامت آ جائے گی. جی 29 کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ایف بی آر کا گھیراؤ کریں گے. انہوں نے کون سی کسی کو گولی مار دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا ڈیٹا بیس میں آ جائیں. ڈیٹا بیس میں آنے سے ہوگا کیا کہ آپ کا سارا جو ٹرن اوور ہے وہ اکاؤنٹ کے حساب سے ٹیکس آفیسر کی ٹیبل پہ آ جائے گا. اب اسٹیٹ کے پاس دوسری میں بات کر رہا ہوں آرڈیننس کی آگے اپلیکیشن کے لیے, 3T جو ہے ٹیکس پیئر, ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پریکٹیشنر, یہ تینوں اگر ایک پیج پہ ہوں تو ریونیو ملٹیپلائی کر سکتا ہے. ڈاکٹر اکرام صاحب نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ تینوں جو پارٹس ہیں اس ٹرائی اینگل کے وہ فیئر ہو کے کام کریں, اور اس میں بڑا میجر رول ٹیکس کلیکٹر کا ہے. اگر ٹیکس پیئر اور ٹیکس پریکٹیشنر چیٹ کرنا چاہیں سسٹم کو, اسٹیٹ کو, لا کو,
तो टैक्स कलेक्टर इतना विजिलेंट हो। Okay. यहाँ पे इशू क्या है कि टैक्स कलेक्टर सिर्फ उस जगहों के ऊपर काम करता है जहाँ पे उसे नजर आता है कि मेरी पॉकेट क्या है, कुछ लोगों को निकाल के। Okay. और आप देखें कि 95% जो कलेक्शन है वो तो सिस्टम खुद वहां से कलेक्ट कर रहा है थ्रू विद होल्डिंग टैक्स रिजीम। Okay. अभी आप जो बात कर रही है ना 0.25 मिलियन, ये 0.25 मिलियन पर ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे काफी कन्फ्यूजन है। ये टोटल हेड का बजट है 0.25 मिलियन, उसके बाद जो उसकी सिंगल ट्रांजैक्शन है वो 25,000 रुपीज है पर ट्रांजैक्शन। Which is very yeah. जी, अब आप उसको अगर कंपेयर करें सेल्स टैक्स के साथ, तो वहां इन्होंने बचपन से पिछले 20 साल से लिमिट रखी हुई है 50,000 की। सेल्स टैक्स में आप एक टैक्स पेयर को परमिशन दे रहे हैं कि वो 49,999 कैश पे कर दे, तो इनकम टैक्स में उसको 24,999 के ऊपर क्यों कर रहे हैं फिक्स? Okay, that's अभी a good इस point. बजट में ये जो बजट, इसे मिनी बजट कहना चाहिए, ये अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएगा। नॉन फाइलर को आप परसू करेंगे, एक मजबूर इस चीज पे लेके आएंगे कि वो एक्स्ट्रा बर्डन को अवॉइड करने के लिए रिटर्न फाइल करें। Okay. लेकिन आप देखें लास्ट बजट में जितने बेहतरीन डॉक्यूमेंट मेजर्स थे, स्पेसिफिकली जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो इन्होंने खत्म कर दिए फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर। बैंक एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप मिनिमम लेवल के ऊपर चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो, वो टैक्स रखें। 0.1% से अल्टीमेटली टैक्स ऑफिसर को, टैक्स कलेक्टर को या नादरा को भी वो एक ट्रांजैक्शन वहां पे इकट्ठी नजर आ जाएगी कि एक बंदे ने एक्टिविटी क्या की है, जिसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नहीं, बट साहब एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी कि जब ये इन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे उस पे लगाया हुआ था टैक्स, तो अ लॉट ऑफ द पीपल वेंट इनटू द कैश इकोनॉमी। वो भी तो एक होता है ना कि दैट्स ऑलवेज अ डेंजर। बट लेट मी कम टू सोहेल साहब जी। प्रेस ने बड़ा तंग किया है शब्बर जैदी साहब को। देखिए, प्रेस ने वही चीजें रिपोर्ट की जो उनको नजर आई। अगर आपने की होंगी ना, बट प्रेस जब वो कहते हैं तो वर्नाक्युलर प्रेस भी, उर्दू प्रेस भी है। अब आप देखिए कि अगर ट्रेडर्स ने स्ट्राइक कर दी या CNIC की जो कंडीशन थी फॉर अनरजिस्टर्ड बायर, उसके ऊपर पूरे मुल्क में शोर मचा। ताजिर क्या, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या, मल्टीनेशनल दुकानें बंद कर दी। तो वो उन चीजों को जो हो रहे थे, उन पॉलिसी मेजर्स के नतीजे में जो इम्पैक्ट आ रहा था पूरे मुल्क में, जो बिजनेस कम्युनिटी रिएक्ट कर रही थी, प्रेस उसको रिपोर्ट कर रहा था। बट जैदी साहब, आई एग्री टू सम एक्सटेंट विद यू, क्योंकि हमारा जो बड़ा डाइवर्स मीडिया है, देयर इज द मेन स्ट्रीम मीडिया जो जरा फर्क होता है, जो और मीडिया है वो फर्क होता है। बट एनीवे, योर व्यूज ऑन द ऑर्डिनेंस। अभी शहबाज भट्ट साहब ने बात की कि जी आप कर देते कोर्ट का। मैं सिर्फ शहबाज भट्ट साहब को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं जी, बेनजीर भुट्टो, शाहिद खान अब्बासी, नवाज शरीफ, वो तमाम के तमाम इस वक्त किसी न किसी बिजली के केस, बिजली की सप्लाई के किसी IP केस में एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर भुगत रहे हैं। तो आप 1988 से लेकर आज तक आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का हुआ है जिसको बाद में मुख्तलिफ जगहों पे चैलेंज नहीं किया गया। ये बात पता नहीं लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये जो एक हमारा, इसमें अकाउंटेबिलिटी का कसूर नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो बाद में होगी, उसको तो मैं फेस करने को तैयार हूं। मगर अकाउंटेबिलिटी से पहले ही मेरे कागजात मुख्तलिफ चैनल पे चलने शुरू हो जाते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट की स्क्रीनशॉट चलने शुरू हो जाते हैं। आप इस बात को, इस सिस्टम को समझें जो आज पाकिस्तान में अजाब पड़ गया है। सही। बट लेट्स मूव ऑन। शब्बर जैदी साहब, कैन वी टॉक अबाउट योर व्यूज ऑन द ऑर्डिनेंस जो कि इशू हुआ है? अब मैं आता हूँ ऑर्डिनेंस के ऊपर। जी। मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने अपने कमेंट्स भी आप बिजनेस रिकॉर्डर में भी छापे हैं जी, और मेरा पर्सनल व्यू है कि जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। और ये बिल्कुल जरूरत है। और जो भी इस पे एतराज कर रहा है, ठीक है, उसकी टाइमिंग चौथे साल में नहीं होना चाहिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मगर जो भी चीजें लाई गई हैं उनका मैकेनिज्म में आप एतराज कर सकते हैं कि उसको कैसे करेंगे। जो आपने बारी बारी आ जाता हूँ। पहला आपने बात की, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर सर, व्हेन वी कम बैक प्लीज स्टे विद अस, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाउ।
वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। जी शब्बर साहब, आप बता रहे थे पॉइंट बाय पॉइंट ऑन द ऑर्डिनेंस। जी देखिए, पहली बात है डिजिटल पेमेंट की। डिजिटल पेमेंट में आपने बिल्कुल सही बात की कि डिजिटल पेमेंट के अंदर पोस्ट डेटेड चेक को आपने इनकॉर्पोरेट करना है, मगर उसका भी मकसद ये है कि जो ट्रेल है, देखिए इस अमेंडमेंट को लोग समझे नहीं है अभी तक। इस अमेंडमेंट के 2 हिस्से हैं। जी। पहला हिस्सा है डिजिटल पेमेंट, दूसरा हिस्सा है डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर अगर वो उस अकाउंट से नहीं है जो अकाउंट डिक्लेयर किया गया है। देखिए एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021 में लाई गई थी। उस अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि हर बिजनेसमैन अपने बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करेगा, और ये इशू भी मैंने उस वक्त रेज किया था जब मैं चेयरमैन एफबीआर था कि पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त 3.5 करोड़ अकाउंट है और तकरीबन 4 करोड़ अकाउंट है, और सिर्फ 80 लाख अकाउंट है जो बिजनेस के डिक्लेयर हो रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम में। तो उसको बैंकिंग का जो पाकिस्तान की बड़ी कैश इकोनॉमी जो है वो बैंकिंग इकोनॉमी है, ये भी आप समझे। कैश इकोनॉमी को जो हम डिफाइन करते हैं तो वो गलत डिफाइन करते हैं। बैंकों की बड़ी तादाद में अकाउंट्स किसी भी टैक्स रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। तो उसमें जो अमेंडमेंट लाई गई थी 2021 में वो ये थी कि हर आदमी को रिक्वायर किया गया था कि वो अपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर करेगा। अब ये जो प्रोविजन आज लाई गई है इसके 2 पार्ट हैं। इसके ये पार्ट है कि अगर वो उस बैंक अकाउंट में जो डिक्लेयर किया है नहीं है तो वैसे ही डिसअलाउ हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि उसको डिजिटल पेमेंट करनी है। डिजिटल पेमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है इस लॉ में, और मैंने आज ही इसको चेयरमैन को खत लिखा है कि आपको डिजिटल पेमेंट को इस तरह डिफाइन करें कि आपको ट्रेल मिल जाए, कि जो पेयर और पेई की ट्रेल मिल जाए और वो अवेलेबल हो, तो वो एक डिजिटल पेमेंट की सही तरीका होगा। इसमें मुझे कोई परेशानी और तकलीफ नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जिसको हमें सही करना है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहमियत रखती है, अगर आप उसको याद करें, तो जब मैं चेयरमैन एफबीआर था मैंने ये बताया था लोगों को कि पाकिस्तान में 4.5 लाख इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन सिर्फ लाख लोगों की है। तो ये 3.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मजीद अय्याशी नहीं कर सकते, और इनको अगर आप टैक्स रेट में नहीं लाएंगे तो फिर आप कोई रिफॉर्म ये वो जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं, ये बेकार की चीजें हैं, तो आपको उनको लाना है। अब ये ऑर्डिनेंस में लाया गया है, अब ये इस पे इम्प्लीमेंट हो या नहीं हो, मगर आज कम से कम उस बात को अप्रिशिएट कर लिया गया है कि पाकिस्तान में जो 3 से 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कौन सा मिठाई वाला, कौन सा रेस्टोरेंट सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है? तो ये जो है ना, ये जो हम जैसे कहते हैं ना कि पहाड़। अच्छा, तीसरी बात जो है, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ शहबाज इस बात से कि ट्रांजैक्शन पे टैक्स होना चाहिए। जब ये टैक्स आया था ये मैंने ही रिकमेंड करा था और मैं इसको लेकर आया था इंडिया से, इसमें चिदम्बरम साहब ने अप्लाई किया था इसको इंडिया में एक साल में, और उसका मकसद टैक्स कलेक्ट करना नहीं था बल्कि आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी बड़ी पेमेंट हो रही है और किसकी हो रही है। मगर हमारे लोगों ने उस टैक्स को इस्तेमाल किया टैक्स कलेक्शन, और उसको कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था मैंने एक दिन मंगाया कि आप मुझे बताइए कि कौन से लोग हैं जो कैश विड्रॉल कर रहे हैं। तो मैं आपको अंजुम बड़ी कैटेगरी बताता हूं, जब मैंने उनको देखा कि किन अकाउंट में से बहुत बड़ी कैश विड्रॉल हो रही हैं, तो मैं आपको ये बिल्कुल पब्लिकली आज कह रहा हूं कि उसमें सबसे ज्यादा कैश विड्रॉल हो रही थी चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को और शुगर मिलों को। सबसे बड़ी कैश विड्रॉल। तो ये मैं कह रहा हूं कुछ चीजें पाकिस्तान में ऐसी हकीकतें हैं जो लोग डिस्कस नहीं करते और इन चीजों को कंफ्यूज करते हैं। ये बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई स्याही है, इसको आप मिटा नहीं सकते। इसको करना पड़ेगा। लेट मी गो टू हारून अख्तर खान साहब। जी सर, आपके क्या व्यूज हैं? जहां तक ये डिजिटल बैंकिंग का एक ऑर्डिनेंस आया है, I think it's a good move, but it's slightly ahead of its time. It should be implemented. It will be implemented, but I personally think it will take some time because as a medium to large company, a lot of companies will be able to do it, incorporate it within the time limit. But आपके कितने suppliers होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, they may not be ready for it yet. So I think इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अल्टीमेटली होना ही होना है, और बड़ी अच्छी चीज है डॉक्यूमेंट करना। मैं समझता हूं कि जो बैंकिंग नॉन कैश बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर नॉन फाइलर के लिए टैक्स लगा था, इट वाज वेरी गुड। उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सके प्रॉपरली, ये बिल्कुल जबरदस्ती साहब सही कहते हैं। बट एक डॉक्यूमेंटेशन की बेशक वो 0.1-0.2% करते, टैक्स कलेक्शन वाज नॉट दैट मच, बट द आइडिया वाज डॉक्यूमेंटेड। उसको इस्तेमाल नहीं किया तो ये तो हमारी गलती थी ना, एफबीआर की गलती थी।
इसको इस्तेमाल कर सकते थे और उसको बैंक्स ने भी रेजिस्ट किया, बट एनीवेज वो दैट इज ए क्लोज थिंग। मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें जरूरी थी। अब देखें, बेनामी प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ गया है, मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, ये बहुत सारी इस वक्त टूल्स मिल गए हैं एफबीआर को। अब उनके पास कोई रीजन नहीं है अपने टैक्स रेवेन्यूज, स्पेशली टैक्स टू जीडीपी रेशियो पर। असल एफबीआर की परफॉर्मेंस नजर आती है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जीडीपी अगर नॉमिनल बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से या डिवैल्यूएशन की वजह से, आपको ऑटोमेटिक आपको रेवेन्यू जाएंगे। बात यह है कि आप अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाएं 13, 14, 15% के लिए, वहां से एफबीआर की परफॉर्मेंस जी अराउंड 10%, 11.4 था 3 साल पहले। बट एनीवेज, so what I'm saying is कि ये अच्छे measures भी हैं, they're in the right direction, but discretionary powers misuse ना करें, because उसका backlash आएगा और बहुत totally, I'm in total agreement जी। I'm running out of time, but I know Waheed Shehzad but would like to respond to some of the comments made here. जी, what's up? जी मैंने जो बात की है बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाली, मैं बिल्कुल नहीं कहा कि वो रेवेन्यू मेजर्स हो। मैंने कहा इवन 0.1% रखें, लेकिन उसको रिटेन करें डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। हारून साहब ने जो अभी बात किया है कि टूल्स आ गए हैं, असल चीज है कि जहां टैक्स कलेक्टर है उसका माइंडसेट कौन चेंज करेगा। मेजोरिटी जो टैक्स कलेक्टर हैं वो सिर्फ उस जगह के ऊपर काम करते हैं कि उनको अपना शेयर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे माइंडसेट चेंज करने की बात है टैक्स कलेक्टर की। ये सारी मेजरमेंट आप कर लें, लेकिन आपने अभी तक एक चीज वो नहीं रखी कि अगर वो रॉन्ग असेसमेंट कर रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी एफबीआर खुद करे, भी होनी चाहिए। उसको कोई नहीं पूछता। और 1 रुपी जो वो रिकवर करते हैं उसके ऊपर अगर आप देखें तो 10 रुपी कॉस्ट कर रही होती है वो स्टेट को। आखिरी चीज बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, आपको याद होगा कि मैंने पिछले साल एक प्रपोजल दी थी कि पाकिस्तान की 50% लिटिगेशन टैक्स की खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ कॉलम ऐड कर दें टोटल क्रेडिट एंट्रीज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, रिटर्न में एक कॉलम। अगर वो बंदा वहां पे एक्स फिगर देता है और उसकी क्रेडिट एंट्रीज बाद में पकड़ी जाती हैं तो फिर कोई कोर्ट उसको माफ नहीं करेगी, किसी चीज पे नहीं छोड़ेगी। ये एफबीआर भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर क्रेडिट एंट्रीज वहां पे पहले ही डिक्लेरेशन में आ गया तो ये फिर अपने वहां पे लिफाफे कैसे इकट्ठे करेंगे टैक्स पेयर्स को ब्लैकमेल करके। टैक्स पेयर वो जो इवेजन में इन्वॉल्व है। जी सुहेल साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस। देखिए, चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर इशफाक जो है वो तो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि वही कि ये करेंगे, कि हम करेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम कोई वो नहीं करेंगे, एक्सटेंशन भी नहीं देंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने कैटेगोरी कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। सितंबर की लास्ट जो डे है दैट विल बी द, बट देयर इज अ कंसेंसस अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल के एक्सटेंशन तो होगी। शब्बर जैदी साहब, आई वुड लाइक यू टू हैव द लास्ट वर्ड। आई हैव 2 minutes लेफ्ट। व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए, मैं दोबारा एक से बात करना चाहता हूं कि जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑफिसर है ना जी, ये कॉन्सेप्ट को हमें निकाल देना चाहिए। आपका सिर्फ इलाज ये होता है कि आप उसके डिस्क्रेशनरी पावर खत्म कर दें। आप इंसानों को सही नहीं कर सकते, इस बात को समझा जाए। ये हमने जो पाकिस्तान में और एक बादशाह में फैसला कर लिया है कि हम इंसानों को सही करेंगे और हम कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएंगे, ये दुनिया में कभी नहीं आता। दुनिया में सिर्फ उस वक्त सिस्टम आता है जब उसकी डिस्क्रिशन खत्म होती है, और डिस्क्रिशन खत्म करने का तरीका दुनिया में सिर्फ एक है कि आपके पास ऑटोमेशन ऑफ डेटा हो और उस अफसर को पता हो कि मेरे अलावा भी कोई आदमी के पास कहीं से डेटा आ रहा है। अमेरिका में टैक्स इसलिए नहीं आता कि वो टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर ईमानदार आदमी है। अमेरिका में टैक्स इसलिए आता है कि उन्हें पता होता है कि हम दोनों के अलावा भी कहीं से डेटा आ रहा है। और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शहबाज भट्ट साहब की इस क्रेडिट एंट्री वाली सजेशन से डिसएग्री करता हूं। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी क्रेडिट एंट्री इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसमें मैं जमा करके ले आऊं तो वो कोई 6 महीने लगेंगे उन क्रेडिट एंट्रीज को जमा करने में। तो हमें सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि जो हमें आगे लेके चल सके। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट अल्फाज में ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ इस अमेंडमेंट ऑर्डर्स में किया गया है उसको हमें दिलो जान से
इम्प्लीमेंट करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक ठीक. I've run out of time. I think that Harun Akhtar Khan Sahab also supports the ordinance, and to some extent so does Wahi Shahzad Bhatt Sahab and Suhail Sahab also. Technically ये जो ordinance है ये बहुत देर से attempt है, और हारून अख्तर खान साहब ने तो ये भी कहा है कि वो appreciate करते हैं कि government ने ये ordinance with just one and a half years left for the 2 years left in their term, इन्होंने ये bold step लिया है. We wish them success. We hope that this is implemented, but there will be some bottlenecks, and the first bottleneck will be on the 29th जब जो traders हैं they are going on strike. इजाजत दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज.